Hello everyone, myself Nikhil Kumar studying in King George's Medical University, a third year MBBS student, and today I am going to talk about कि कैसे आप नीट की तैयारी कर सकते हैं इस समय। बिलीव करो मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ और किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम क्या सोच रहे हो, किस तकलीफ़ से गुजर रहे हो। तो अपना बड़ा भाई समझ के मेरी जो बातें हैं उसको सुनो ध्यान से और कोशिश करो कि ये सब गलती तुम ना करो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय सब कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं तुम लोग से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते रहो। अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की हो तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, बहुत मदद मिलने वाली है। उसके कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है। अगर तुम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की हो ना, तो एग्ज़ाम टाइम में तुम इतना बड़ा ब्लंडर करोगे कि तुम्हें बिलीव भी नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए जितना भी तुम प्रिपरेशन कर दो नीट के लिए, तुम एग्ज़ाम टाइम में ब्लंडर करोगे क्योंकि तुमको टाइम मैनेज करना नहीं आता। और जब यही टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करते हो तो इससे ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज़ जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है, तो अगर वो दे रहा है तो बहुत ही वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है, उनके मन में ये मानसिकता आ गई है कि यार पूरे साल तो मैंने पढ़ाई की ही है, तो अगर मैं अकेले अगर करता हूँ बिना टेस्ट सीरीज़ दिए तो भी तो काम चल जाएगा ना, पूरे साल तो टेस्ट दिया ही है। तो ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि इस समय जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और वो तुम्हें एक प्रैक्टिस करने का एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है। और इससे तुम्हारा शेड्यूल बनता है, क्यों? क्योंकि तुम उसी के बेसिस पे अपना पढ़ाई करते हो, क्योंकि इस समय पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, तुमको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। पहली गलती ये हो गई टेस्ट सीरीज़ से। दूसरी गलती ये होती है, काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि उनका डिस्ट्रैक्शन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। कई लोग के पास मोबाइल होता है, मोबाइल का कई लोग अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कईयों के लिए मोबाइल जो होता है सबसे घातक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। उनका पढ़ने का तो मन कर रहा है, लेकिन मोबाइल से हट ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि एडिक्शन लग चुका है। गर्लफ्रेंड से बात करनी है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने हैं, यूट्यूब पे कपिल शर्मा शो देखना है, और पता नहीं कौन कौन से वेब सीरीज़ के पाल बैठे हो कि ये सब चीज़ जो है वो ये सब चीज़ पहले करना है। पढ़ने से पहले मूड बनाते हैं कि यार कुछ ना कुछ देख लेते हैं ताकि मूड बन जाए, फिर उसके बाद पढ़ाई करना चले। और वो मूड बनते बनते कितना टाइम लग जाता है? 2 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद मोटिवेशन की ऐसी गिरती है ना मोटिवेशन, कि उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। तो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसको समझो। उसी समय अपने दिमाग से पूछो, माइंड से पूछो, तुम्हारा इस समय का मेन गोल क्या है। इस समय पूछना अपने दिमाग से और बोलना एक थर्ड पर्सन व्यू की तरह अपने आप को देखना कि यार मैं इस समय कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। उसी समय स्टॉप हो जाना, मोबाइल रख देना, आराम से 10 मिनट के लिए सोचना, ठीक है। सबसे दूसरी बात मैंने बता दी डिस्ट्रैक्शन से। तीसरी बात जो होती है कि इस समय कई बच्चे ऐसे कैटेगरी वाले भी होते हैं जो कि इस समय भूल जाते हैं कि यार मैं पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं पढ़ाई स्टार्ट। मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कोई तो बता दो कहाँ से करें स्टार्ट। सबसे लेके सब सीनियर भैया लोग जो भी उनके एमबीबीएस में चले गए हैं, तो उनसे पूछते रहते हैं कि भैया कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, कुछ बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए, लेकिन समझ में नहीं आता उन्हें। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, टेस्ट सीरीज़ जो है सबसे पहला मैंने बोला वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसी से लिंक करना सब चीज़। टेस्ट सीरीज़ जो है उसको इसीलिए मैंने बोला ताकि तुम वहाँ से अपना रेगुलरिटी बना सको। टेस्ट सीरीज़ जो है वो एक डेडलाइन देती है तुमको, वो डेडलाइन तुम्हें उस दिन तक तुम्हें वो सिलेबस तैयार कर लेना और उसको इतना सहूलियत के साथ करो कि वही तुम्हारा मतलब उसमें तुमको जान दे देना अपना, ठीक है। वो एक बैटल है, युद्ध है जो तुमको लड़ना है, ठीक है, उससे भागना नहीं है। उतनी तैयारी तो करो यार, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं वो ऐसा तुम्हें प्रिपेयर करते हैं
ताकि तुम अगली बार भी देखते हो ना कि टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो सिलेबस जो होता है रिपीट होता है, तो क्या हो गया पहली बार में अगर तुम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसको अगली बार कंप्लीट कर लेना, लेकिन अपना 100% जो है वो तुम दो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि भैया ये बता दीजिए कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं। यार जो तुम्हारा टेस्ट चलने वाला है उसके सिलेबस पढ़ो, दिमाग से ये हटा दो कि तुमको कुछ नहीं पता, ठीक है। तुमने बहुत चीज़ पता है, तुम्हें 1 साल तक पढ़े हो यार, 1 साल में इतना छोटा सिलेबस तुमने पढ़ा है, ठीक है। अभी छोटा कह रहा हूँ तो ज़्यादा ईगो पे मत ले लेना कि भैया आपके लिए भी बहुत बड़ा था। यार बड़ा था लेकिन इस समय छोटा है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटा सिलेबस है। तो तुमने पढ़ा है 1 साल तक, ठीक है, तो अपने आप को वीक थोड़ा तो मत ही समझो, ठीक है। जो सिलेबस अगर जिस चीज़ का टेस्ट होने वाला है उस चीज़ की तैयारी करना चालू कर दो और भूल जाओ मुझे क्या करना है, भूल जाओ, अपना अपना तो दिमाग लगाओ ही मत ज़्यादा, ठीक है। अगर तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लियो अच्छे इंस्टीट्यूट का ना, जैसे एलन या आकाश, ये सब के अगर ज्वाइन किए हो तुम, तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी शेड्यूल टेस्ट हैं उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। अगर तुम दूसरा चले ना तो तुम यार अपने रास्ते से बाहर चले जाओगे, और तो क्योंकि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो तुमको अपना ईगो जो होगा ना वो तुम्हारा कहेगा कि मैं अपना रास्ता अलग बनाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। नहीं जीत पाओगे भाई, ठीक है। ये बहुत टफ कंपटीशन है और इसमें कई लोग जो है बहुत डिसिप्लिन चल रहा है, तो उन लोग को भी काटते हुए चलना है तुमको। तो उसी रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे चलो और अपना मेहनत ज़्यादा दो, ठीक है। एक डाउट और बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा होता है जो कि डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लैक ऑफ बिलीव, ठीक है। अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो तुम्हारे टीचर हैं, जो तुम्हें मॉड्यूल मिला है या तुम्हें नोटबुक मिला है जो तुमने बनाया है, तो उस पर तुमको बिलीव नहीं होता, ठीक है। और ये इसको तुमको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको डीपर लेवल पे थोड़ा बात करता हूँ कि बिलीव जो होता है वो आता कैसे है, ठीक है। बिलीव जो आता है वो तुम देखते हो कि उससे रिज़ल्ट अगर आया हुआ है कि उस चीज़ को किसी ने फॉलो किया और उससे रिज़ल्ट आया, कुछ सिलेक्शन हुआ। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ तुम पढ़ रहे हो, वहाँ से कुछ बच्चे जो हैं वही मॉड्यूल वही सर उनसे पढ़ के वो सिलेक्शन लेके निकल चुके हैं, ठीक है। वो अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पहुँच चुके हैं, फोर्थ ईयर में ऐसे पहुँच चुके हैं। तो तुमको इतना तो बिलीव हो जाएगा ना कि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कि यार यहाँ से मेरे कई जो हैं वो सीनियर निकले हैं। तो इतना तो बिलीव होगा कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है उसके अंदर इतना मटेरियल तो ये प्रोवाइड कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये बिलीव जो है वो तुम्हें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नोट्स पे बिलीव करो, ठीक है। अपने जो टेस्ट सीरीज़ हो रहे हैं उस पर बिलीव करो, ठीक है। बिलीव को मेज़र कैसे करते हैं कि हाँ तुम बिलीव करते हो कि नहीं। बिलीव को मेज़र ऐसे करते हैं कि अगर तुम्हें बिलीव है अपने नोट्स पे ना, तो तुम यार बार बार इधर से उधर HC वर्मा डिफरेंट किताब नहीं ढूंढोगे, ठीक है। अगर नोट्स पे बिलीव है या मॉड्यूल पे बिलीव है तो नोट्स और मॉड्यूल इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। यू विल नॉट सर्च फॉर एनीथिंग। लेकिन अगर नोट्स और मॉड्यूल पे बिलीव नहीं है तो तुम इधर से उधर घूमोगे। दूसरा, अगर टेस्ट सीरीज़ जो तुम दे रहे हो उस पर बिलीव है तो तुम यार वही टेस्ट सीरीज़ दोगे, उसी को 4-5 बार ढूंढोगे। तुमको एक बात बता देता हूँ, अगर तुमको टेस्ट सीरीज़ में अपने जो क्वेश्चन पेपर लगते हैं वो बहुत आसान लगते हैं ना, अगर आसान लगते हैं तो उसका भी मैं बताता हूँ कि यार जो इस आसान बनाए जाते हैं वो सोच समझ के बनाए जाते हैं कि इस चैप्टर के हिसाब से बनाए जाते हैं। कि अब जैसे जेनेटिक्स है तो जेनेटिक्स में तुमको पता है कि यार क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 20-25 ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर 20-25 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से कुछ टफ भी होंगे, ठीक है, उसमें से कुछ टफ भी होंगे। तो जेनेटिक्स का जो टीचर होगा तुम्हारा वो जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन टफ भी बनाएगा, ठीक है। वो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उसमें से जो इजी वाला क्वेश्चन है उसमें तुम टफ पॉइंट ढूंढ सकते हो ना यार। तुमको लग रहा है कि ये बहुत क्वेश्चन आसान सर ने दे दिया तो तुम उसकी पूरी चौहद्दी पढ़ लो ना, ऊपर पढ़ लो, नीचे पढ़ लो, दाएं पढ़ लो, बाएं पढ़ लो, सब पढ़ लो ना। तो एक बिलीव रखो कि हाँ सर ने दिया तो बहुत आसान क्वेश्चन अगर दे दिया तो तुम उसका पूरा पढ़ के सर की जो भी शॉर्टकमिंग है उसको तुम पूरा कर लो, समझ गए। यही सब चीज़ें बस तुमको सीखनी है अपने इस दौरान तुमको मेंटेन करके रखना है। इस दौरान किसी भी
डिस्ट्रैक्शन को अपने पास नहीं बुलाना, बस। समझ गए? अब मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप वीडियो शायद देख रहे होंगे, और वो बात है भाई कि प्रिपरेशन कैसे करें इस समय इतना टेंशन है, इतना शॉर्ट टाइम है, कैसे प्रिपरेशन करें? तो देखो, मैंने तुम्हें जैसे बताया कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसके बेसिस पे तुम्हारा प्रिपरेशन होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो तुम सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तुम्हारे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि यार मैं बहुत तेज़ी में पढ़ रहा हूँ या कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं। बिलीव मी, इस समय वो चीज़ें करो, ठीक है। जितनी हो सकता है उतने करो यार, अपना जितना बेस्ट दे सकते हो ना उतना इस समय दो। अगर कुछ चीज़ें छूट भी जा रही ना तो उसका अगले अगले टेस्ट में उसको प्रायोरिटी पे रखो कि उसको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि कुछ महान लोग होते हैं जो तुम्हारे आसपास होते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हें पाठ पढ़ा देते हैं और तुम उनकी बातों में आ जाते हो। देखो, जितना सिलेबस हटा है वो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, उस सिलेबस से ज़्यादा मत घटाओ, ठीक है। इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुमको जितना स्टफ़ मिला है वो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उससे कम तो मत ही पढ़ो। कभी ऐसा मत करना कि भाई केमिस्ट्री में तुम कुछ ऐसे टॉपिक छोड़ दो जिससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हर टॉपिक पढ़ो, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये तुम जानते हो छोटे छोटे टॉपिक है यार, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है तो पॉलीमर से, बायोमोलिक्यूल से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, इन सब से कुछ ना कुछ 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे आने ही हैं। तो क्यों छोड़ना यार? प्रिपरेशन में everything you have to prepare, okay, and it will not take much time, okay। सारे जो चैप्टर तुम कंप्लीट कर रहे हो सारे इक्वल टाइम तो नहीं ले रहा है ना। जेनेटिक्स है वो जानता हूँ बहुत ज़्यादा लेगा टाइम, लेकिन उसी जगह पे तो तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स भी है ना, तो कम टाइम लेगा ना। तो यार उस चीज़, बस ये करो कि इस समय तुम्हारे पास टाइम है, ये चीज़ मानो, और अपना प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखो, ठीक है। अगर तुम्हारे टाइम जो शेड्यूल है टेस्ट सीरीज़ का, उसके हिसाब से तुम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो अगले टेस्ट में अपने आप को कोशिश करो कि वो जो चैप्टर छूट गया है उसको प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। अब इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि जो तुम प्रिपरेशन तो कर रहे हो अपने टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से, लेकिन करे कहाँ से, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस समय बहुत भारी डिस्ट्रैक्शन होता है, सबको पता है। बिलीफ जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ से तुम भटकते हो, बिलीफ तुम्हारा हिलता है, ऐसे डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि 4-5 दच्चियरे दोस्त से तुम बात करना चालू कर देते हो। वो इधर से उधर फेंक देता है कि भाई ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। तो तुम्हारा बिलीफ जो होता है ना वो ऐसे डगमगा जाता है। तो उस समय वो सब चीज़ें करो ही मत ना, किसी दूसरे से बात करो ही मत। जो तुमने नोट्स बनाया है, जो तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, वही सब चीज़ें करो, ठीक है। कोई नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से तुम्हारा ट्यूनिंग जो है वो बैठ चुका है, ठीक है। नए क्वेश्चन जितने भी मिले वो तुम केवल करो अपने टेस्ट सीरीज़ के, ठीक है। और कहीं से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा दूर भागोगे उतना एग्ज़ामिनेशन में तुम्हारा सीट जो मिलने वाला है वो तुमसे दूर भागेगा। जितना अपने मॉड्यूल, अपने नोट्स के पास रहोगे उतना चांसेस है कि सीट तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो ज़्यादा दूर मत भागो अपने नोट्स से, ज़्यादा दूर मत भागो अपने मॉड्यूल से। जितना सर पढ़ाया उतना सफिशिएंट है। बाकी जो बोल रहा है बोलने दो, आज बोला कल बोला, बोलने दो, उसको बोलने दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बस अपने ऊपर ध्यान रखो कि तुम्हारा जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम टाइम में तुम जब टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं वो देते हो तो कैसे दिया जाता है, और उसके साथ साथ देने के बाद उस दिन क्या किया जाता है, पूरा टोटल क्या किया जाता है। देखो, जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम है उस दिन तुम पूरा बाकायदे पूरा अपना प्रिपरेशन उससे पहले करके जाओ, ठीक है। पूरा प्रिपरेशन अपना जो जितना लिमिट है ना, जितना अपने अंदर पोटेंशियल है वो सब तुम यूज़ करके प्रिपरेशन करो और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाओ। एग्ज़ाम जो होगा वो
3 घंटे का जो एग्ज़ाम है उसको अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर दो। अगर तुमको सबसे पहले बायो करना पसंद है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिज़िक्स, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे करना सही होता है, तुम सेफ़ साइड में होते हो, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चों का जो फिज़िक्स होता है वो थोड़ा गोल होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। तो अगर तुम बायो से स्टार्ट करते हो, तुम टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत, जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना जिस समय, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। उस समय घड़ी जो है वो अपने पास लेके जाओ। अगर घड़ी नहीं है तो पीछे देखते रहना या आगे देखते रहना, कहीं ना कहीं तुम्हारे वॉल जो होगी वो लगी रहेगी, वॉल क्लॉक जो होगी वो लगी रहेगी, तो उसमें टाइम देखते रहो भाई। किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको पहली बार पढ़ने में, बायो के क्वेश्चन तो ऐसे ही करो कि अगर पढ़ने में तुमको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो पहली बार में उसको स्किप कर दो, सर्कल मार करके स्किप कर दो उसको, उसमें टाइम वेस्ट मत दो। पहले राउंड में तो बिल्कुल ही मत दो। पहले राउंड में तो ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि 1 2 राउंड मिनिमम तो लो ही। मैं भी जब टेस्ट देता था तो 2 राउंड तो लेता ही था। तो उसके बाद तीसरा जब राउंड अगर लेना भी होता था तो उस समय मेरे पास बहुत ही कुछ गिने चुने सवाल रहते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है, वो मैं करता था, लेकिन जनरली मेरा 1 2 राउंड में हो जाता था। तो पहले राउंड में मैं बहुत ही, मतलब जो भी क्वेश्चन इजी जो मुझे देखते देखते बन जाते थे, जो मैं क्वेश्चन पढ़ूँ और मेरे आंसर में, दिमाग में आंसर आ जाता था, या मुझे फॉर्मूले क्लिक कर जाते थे, या फॉर्मूले जो होते वो आते थे, कॉन्सेप्ट अगर आता था तो वो क्वेश्चन मैं पहले राउंड में कर देता था। ऐसे मेरे गिन चुन के तुम्हारे भी हो जाएंगे, 120 से ऊपर हो जाएंगे, 180 क्वेश्चन में से 120 से ऊपर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अगर इस समय पैटर्न बदला हो तो उतना परसेंटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है ज़्यादा। क्यों मैंने ये सब क्वेश्चन इसलिए हटवाया ताकि तुम अपना टाइम जो है वो बचा सको। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में फंस के 4 5 बार उसको पढ़ के अपना टाइम खर्च कर देते हैं आप। तो पहले राउंड में खर्च ही नहीं करना पूरा टाइम, ठीक है, ताकि जब तुम दूसरा राउंड करने जाओ तो क्वेश्चन तुम्हारे पास कम बचे लेकिन टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा रहे। तो तुम इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद जब तुमने टेस्ट पेपर जो है वो अपना दे दिया, टेस्ट दे दिया उस दिन, तो उसके बाद उसको घर आने के बाद उसको पूरी तरीके से एनालाइज करो। और कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे जो होते हैं वो अपना टेस्ट देने के बाद वो अपने आंसर्स भी नहीं मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं और वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि मैं क्यों मिला, ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं देख लूँगा और मैं केवल रिज़ल्ट ही देखूँगा। वो कभी अपना आंसर मिलाते नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो होते हैं वो अपने रिजल्ट पे विश्वास करते हैं, फिर अगले टेस्ट के लिए तैयारी, वो बस स्केपिज्म जो होता है ना, स्केपिज्म वाला पार्ट वही सब रखते हैं। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि जब भी टेस्ट दे के आओ, टेस्ट पेपर उठाओ, आंसर शीट तुमको मिल जाता है, आंसर शीट उठाओ और जो जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए ना उन सबको मार्क करो। और उस दिन तुमको और कुछ नहीं करना है, उस जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए उनको सॉल्व करो। अगर बायो के गलत हुए हैं तो उसको, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके इर्द गिर्द वो तुम्हारे वीक है, वो बता रहे हैं कि वो तुम्हारे वीक है। अगर बायो में कुछ गलत होता है ना तो तुम्हारा वहाँ का एरिया जो है ना वो वीक है, ठीक है, तुम भूल चुके हो उस चीज़ को। बायो में अधिकतर चीज़ें जो होती है वो याद ही करने वाली होती है, तो तुम वो पार्ट भूल चुके हो, इसीलिए तुम एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हुए भी तुम एक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की वही चीज़ बात है तो तुम कॉन्सेप्ट तुमको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर्मूले जो है उतना जो भी है वो रिवाइज़ करो और हो सके तो एक पतली सी कॉपी बना लो, ठीक है, एक छोटी सी कॉपी बना लो जिसमें तुम जो जो फॉर्मूलेज अगर भूलते हो ना तो वो लिख लो, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि तुम यार पूरी चीज़ें मत लिखना उसमें, नहीं तो वो एक अलग कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तुमको बस लिखना है कि जो तुमने गलत किया वो सही क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तुमने क्वेश्चन गलत किए हैं उसको सेपरेट से नोट डाउन करो। और सबसे अच्छा फंडा बताऊँ मैं क्या होता है? सबसे अच्छा फंडा ये होता है कि जो भी क्वेश्चन तुमने मिस्टेक किया ना उसको ब्लैंक पेजेस जो है ना वो अपने दीवार पे चिपका दो, ब्लैंक पेजेस, और उस पर कुछ ना कुछ लिख दो जो भी तुम्हारे गलत है। फार्मूला लिख दो या कोई मतलब जो मैच द फॉलोइंग होता है ना वो सब जो बायो में होता है वो सब लिख दो, केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले हैं वो सब लिख दो, ऐसे रैंडमली लिख दो। क्योंकि तुमने लिखा है और वो कुछ ही दिन पहले का है
तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, किससे रिलेटेड। तो मैं ऐसे बिलीव करता हूँ ना कि अगर तुम नोट्स बनाते हो ना उस समय उस क्षण पे, तो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट होता है, तुम उस पर रिटर्न करो, फिर उसके बाद एक विज़िट करो अपना, मतलब देखो। अगर तुम कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट मैं एक शॉर्ट आइडिया बता रहा हूँ कि अगर तुम ज़्यादा लेज़ी हो, तुमको नोट्स नहीं बनाना उस टाइम पे, तो तुम दीवार पे मतलब चिपका दो, उस समय के लिए दीवार सेक्रीफाइस कर दो। यार तुम नीट में सिलेक्शन लेके तुम एमबीबीएस में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप उससे खुश होंगे कि तुमने दीवार ख़राब कर दी, उससे से दुख हो जाएंगे। सही बात है ना। तो ये तुम्हारा जितना भी मैंने बताया है, वो तुम जो एग्ज़ाम देने जाओगे, तुम अपना जो माइनर मेजर टेस्ट होगा उस दिन तुम क्या करोगे, उस चीज़ का ये सब टिप्स था। ठीक ठीक है। देखो, इस पार्ट में मैं ये बात करने वाला हूँ कि इस समय तुम डेली रूटीन क्या रखोगे। सुबह उठे क्या करोगे, दोपहर में क्या करोगे, रात के समय क्या करोगे, क्या होगा तुम्हारा डेली रूटीन। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम ये सिर्फ पढ़ाई करते रहो इस समय भी, क्योंकि बर्नआउट होने का चांस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक स्टेज पे तुम कितना देर तक लंबा पढ़ सकते हो, तुमको छोटा छोटा ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है। जो तुम्हारी अगर हॉबी हो, मान लो तुमको वायलिन बजाना अच्छा लगता है, या किसी अपने दोस्त से बात करने अच्छा लगता है, या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, या बॉयफ्रेंड हो, तो थोड़े थोड़े समय के लिए बीच में बात कर सकते हो। उससे क्या होता है ना कि एक तुम रिटर्न बैक करते हो, तो उस समय ज़्यादा एनर्जी से रिटर्न बैक करते हो। देखो, मैं ये बताता हूँ कि अगर तुम किसी दिन को शुरुआत कर रहे हो ना, तो उसकी प्लानिंग जो है वो एक रात पहले हो जानी चाहिए। अगर एक रात पहले नहीं हो रही है तो उठने के जस्ट बाद, फ्रेश होने के बाद तुम उसकी प्लानिंग कर लो। ठीक है। उसकी प्लानिंग कर लो कि आज तुम्हें मेन पढ़ना क्या है, और वो प्लानिंग मैंने बता दिया कि टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से तुम्हें करनी है। तो तुम वो टू डू लिस्ट जो है वो आज की बना लो, बना के अपने पास रखो, इसी क्षण बना लो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसी क्षण तुम्हें कल क्या करना है, इसकी ये बना के रखो। ठीक है। और अपने टाइम जो है वो फिक्स करके रखो। अगर तुम मान लो कि जेनेटिक्स आज पढ़ना है, तो जेनेटिक्स जो होता है वो 3 घंटे तो लगभग ले ही लेता है। तो 3 घंटे का जो चंक है वो एक ही बार में कवर करना है। कुछ बच्चे कर लेते हैं कि 3 घंटे एक ही बार में बैठ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं नहीं कर पाते हैं, तो वो एक एक घंटे का गैप जो है वो रख सकते हैं। तो 1 घंटे का गैप रखो, 1 घंटा पढ़ो, फिर उसके बाद 15 मिनट का गैप रखो, फिर 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट का गैप रखो, 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट का गैप रखो। इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। जो डेली रूटीन तुम फॉलो कर रहे हो, उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम कुछ ना कुछ तीनों सब्जेक्ट से पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट उठाया पूरा घिसते चले गए, इकोलॉजी आज पूरा ख़त्म करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। पूरे सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों लेके चलो। अगर तुम फिज़िक्स का टफ़र टॉपिक ले रहे हो तो बायो का इजी ले लो थोड़ा। अगर बायो का टफ़ ले रहे हो तो फिज़िक्स का इजी ले लो। ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ भी कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा। और डेली की रूटीन में अपना एनालाइज करते रहो कि डिस्ट्रैक्शन कम होना चाहिए। जब भी तुम्हारे दिमाग में आए कि यार मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, अपने आप को नोटिस करते रहो, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड इज़ इट वर्थ इट डूइंग एट दिस इंस्टेंट। क्या इसको मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, या इतना अर्जेंट है कि एग्ज़ाम से भी ज़्यादा बड़ा है। तो इस चीज़ को अपने आप में चेक करते रहना। और एक और प्लस पॉइंट मैं देता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में अपना जो जितना भी तुम्हारे लाइफ का जो भी चीज़ है, अगर लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है, तो उन सब चीज़ को हटा दो साइड में और इवैल्यूएट करना सीखो। ठीक है। कभी ना कभी हर डे जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता। हर दिन तुम जीतोगे नहीं कि तुम टू डू लिस्ट जो तुमने प्रिपेयर किया वो तुम हमेशा हमेशा तुम कंप्लीट ही कर लोगे। कभी ना कभी तुमसे कमियां होगी। तो मैं तुमको बोलता हूँ कि रात को सोने से पहले तुम इस चीज़ को लिखो कि यार मैंने आज जो पढ़ाई की, क्या मैं सेटिस्फाइड रहा, जितना पढ़ना चाहिए था वो मैं पढ़ा कि नहीं। तो एक छोटी सी, मतलब कहीं भी एक डायरी ले सकते हो, तो उसमें लिखो कि मतलब क्या चीज़ जो मैंने आज की जिसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ, और क्या चीज़ ऐसा था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट विथ योर स्टडी। ठीक है। हर रोज़ कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तुम्हें मिलेंगे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट तुम करोगे, तो अचीवमेंट को रखो और डिस्ट्रैक्शन को भगाओ।
तो उसका अच्छा तरीका है कि उस चीज़ को नोट कर लो, ताकि तुम जब जब अचीवमेंट करो तो तुमको प्राउड फील हो, और जब जब तुम डिस्ट्रैक्शन रहो तो तुम उस चीज़ से मतलब अटेंशन तुम्हारा चला जाए कि यार ये चीज़ मैंने पहले भी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ था। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का जब कॉलम लिख रहा हो ना कि इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तो टाइम भी इंक्लूड कर देना। इससे क्या होगा कि तुमको डर लगेगा कि यार मैंने मोबाइल पिछली बार छुआ था और इसकी वजह से मुझे कितना टाइम वेस्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें पूरा रूटीन बता दिया कि ये चीज़ तुमको करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि तुम प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे। इस वीडियो में तुम प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात मैं बताता हूँ कि देखो, प्रोग्रेस चेक करने के लिए तो तुम एक तरीका है कि जो तुम्हारा जो टेस्ट हो रहा है उसके बेसिस पे तुम प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। वो तरीका जो है ना, वो तुम्हें एक पल के लिए देखो ना तो सेटिस्फेक्शन दे सकता है। ठीक है, कि अगर तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ रहा है तो तुम सेटिस्फाई फील करोगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। दूसरा सेटिस्फेक्शन ये होता है कि तुम खुद से एवेलुएट करते हो अपने आप को खुद से एवेलुएट करते हो कि तुमने कितना मतलब तैयारी की, एक दिन में तुम कितना पढ़े, कितना सब्जेक्ट तुमने पढ़ लिया। तो तुम्हारे पास भी तुम्हारा वो इवेलुएट करने वाला पैरामीटर होना चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, इस समय एक दिन का टाइम लगेगा यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे लगेंगे बस। तुम्हें जितने भी तुम्हारे सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की लिस्ट निकाल लो। ठीक है, और उन सब की एक कॉलम में लिख दो। ठीक है, या तुम प्रिंटेड भी ले सकते हो कि प्रिंट करवा लो। ठीक है, और वहाँ पे लिख दो कि तुमने कितनी बार उसको रिवाइज़ किया। ठीक है, इस समय तुम रिवाइज़ करोगे, कई बार रिवाइज़ करोगे, तो उसको लिख दो कि तुमने कितनी बार। अगर तुमने एक बार रिवाइज़ किया तो 1 बना दो, दूसरी बार रिवाइज़ किया तो 2 बना दो। इससे तुम्हारे पास ये होगा ना कि यार जिसको तुम 2 बार रिवाइज़ कर ली हो ना, उस पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, उसको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूल गए तो एक बार रिवाइज़ करोगे तो बहुत तुरंत हो जाएगा, लेकिन जिस पे तुम्हारा एक भी बार नहीं चढ़ा है रिवीजन, वहाँ पे तुमको एक बार ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए अच्छे से। तो ये इवैल्यूएशन जो है वो तुम कर लो, और जो तुम्हारा सेल्फ इवैल्यूएशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं तुमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है एग्ज़ाम के टाइम पे। जो एग्ज़ाम का पेपर हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत आसान हो, जो टेस्ट पेपर जो आ रहे हैं हो सकता है तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत टफ हो, तुमने बहुत टफ किया, बहुत ही हार्ड वर्क किया, और एग्ज़ाम का पेपर बहुत ईजी आया, उतना तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, तो तुम सेटिस्फाई नहीं फील करोगे यार। जो कई टॉपर्स होते हैं जो बहुत ही बेजोर मेहनत करते हैं और उनके बाद उनको जो टेस्ट पेपर मिलता है वो बहुत ही वीक मिलता है, मतलब तो वो अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं करते। तो उनको सेटिस्फाइड कैसे फील करना है, उनको सेटिस्फाई फील करना है अपने खुद से, कि मैंने कितना पढ़ लिया। ठीक है, ज़िंदगी भर हमेशा पढ़ते नहीं रहोगे। ठीक है, तो अपने आप को मतलब उसको जितने भी तुम्हारे हैं चैप्टर्स वो साइड में रख लो, कितनी बार रिवाइज़ किया वो चीज़ तुम खुद से इवेलुएट करो, खुद से लिखो। ये तुमको एंड में रात में सोते समय ना इसको देखना चाहिए, ये तुम्हारा अचीवमेंट है, ये तुमने अचीव किया है। ठीक है, यू हैव डन इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू मतलब हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। एंड वो चीज़ होता है ना, जैसे कि कोयला खोदो और तुमको खजाना मिलता है, तो ये वो खजाना है जो तुम इतना मेहनत करने के बाद पाए हो। तो इसको उस नज़रिए से देखो कि मुझे खजाना मिल गया, समझा। ठीक है, देखो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों का जो इस समय बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब होप खो दिया है कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, और जो बिल्कुल पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो कोई भी एग्ज़ाम जो हो रहा है और उसमें तुम अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो यार सबसे पहले तो अपने आप को कोसना बंद करो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। यार सब जो होते हैं वो स्टार्ट जो होता है वो शुरू से ही करता है। ठीक है, और धीरे धीरे करके वो अपने एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जिस स्टेज पे काफ़ी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तुम्हारी स्टेज ये थी कि तुमने जो वो स्टार्ट तो किया, लेकिन बीच में जो फीस तुम्हारा जो चलना चाहिए था ऊपर की तरफ, वो तुमने खुद ही अपना फेस जो है वो डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है,
मैं तुमसे ये बस बोलना चाहता हूँ कि यार तुम अपना टारगेट जो है वो ये मत रखो कि तुम आज बहुत बड़ा कर दोगे, या तुम एक बार में अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। तुम्हारा आइज़ जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें ना देखे, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूँगा कि तुम इस समय ये ख्वाब मत देखो कि तुम मेडिकल सीट इस समय भी पा सकते हो या नहीं। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम छोटी छोटी चीज़ें देखो, ठीक है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टेट्स का एक ABCD भी नहीं पता ना, तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ ना कि यार तुम इसको एक चैप्टर उठाओ और एक दिन पूरा उसको लगा दो समझने में। क्योंकि तुम्हें नहीं पता यार कि तुम अगर एक चैप्टर की वजह से डीमोटिवेट हुए हो ना, तुम इस चीज़ से तुम गारंटी नहीं दे सकते कि बस एक चैप्टर को देख के, कुछ चैप्टर को देख के तुम डीमोटिवेट हो गए हो और बाकी सब चैप्टर तुमको आता ही नहीं है। ऐसा तो तुम नहीं कह सकते ना। जब भी डीमोटिवेशन हो ना, कोई एक चैप्टर उठाओ और उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ो, मतलब उसको क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ताकि जो माइंड जो है ना, माइंड के अंदर एक रिफ्रेशिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी आए कि यार मैंने कर लिया ये चैप्टर। मैं सोच नहीं रहा था कि मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कर लिया। तो पॉजिटिव एनर्जी जो आती है ना वो कई बार जो होते हैं, वो जो टॉपर होते हैं उनके अंदर भी लैक होती है। तो वो एक स्किल ये अपनाते हैं, ठीक है, कि वो ऐसा करते हैं कि एक चैप्टर उठाते हैं जो उनको समझ में नहीं आता, उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं, एक दिन लगा देते हैं। तो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो पैदा करने के लिए वो अपना एक दिन सेक्रीफाइस करते हैं, और इट इज़ वर्थ डूइंग। क्योंकि तुम अपना डेली जो है वो अपना टाइम जो है वो तुम निगेटिव होके वेस्ट कर रहे हो। तो इससे अच्छा है, आज ही मैं कहता हूँ कि कोई एक ऐसा चैप्टर उठाओ जिसको देख के तुमको बहुत डर लगता है, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन जो तुम कुछ देर में ख़त्म कर सकते हो, टारगेट करो उसको। अगर मैं कहता हूँ 1 घंटे में तुम कुछ अगर टॉपिक खत्म कर सकते हो, जिसके अगर पूरे कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए और तुम उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर सकते हो, तो यार करो। क्योंकि उससे जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस तुम जो सोचे नहीं होगे ना, वो भी करवा देगा तुमसे। तो ये छोटी सी बात है, और अपने ऊपर ज़्यादा हार्ड मत हो, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पहले दूसरा अटैम्प्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कुछ लोगों को टाइम लगता है। और अपने आप को मतलब ये मत करो कि अपने साथ गलत मत करो। अगर तुमको पढ़ने का मन है तो बिल्कुल पढ़ो, और धीरे धीरे तुम कर लोगे और तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम भी आ जाओगे मेडिकल कॉलेज। अगर नहीं है तो तुम सीधे लाइन ही चेंज कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। फैमिली वाले को बोल दो, फैमिली वाले समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का पूरा मकसद मेरा यही था कि तुमको एक पॉजिटिव एनर्जी देने का सोर्स दे देना। इसका सोर्स तुमको ऐसे मिलेगा कि तुम कोई भी एक चैप्टर उठाओ, उसमें कोई भी एक टॉपिक उठाओ जिसके क्वेश्चन तुमको कभी समझ में नहीं आया ज़िंदगी में, किसी का हेल्प ले लो, अपने दोस्त का हेल्प ले लो कि भाई मुझे विंड पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, इसके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आते, ट्यूनिंग फॉर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं, भाई तू मुझे समझा दे, हाथ जोड़ लेना उसके सामने। और वो अगर तुमको समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हारे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा जो कि तुमसे कई चीज़ें अचीव करवा सकता है। तो हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप, समझ रहे हो ना, नेवर गिव अप। अभी MBBS में कोई टफ चीज़ें पढ़ना है तो अभी से स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं तो तुम बेटर हो यार, तुम कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को मतलब जी रहे हो इस समय, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे साथ अभी हो रहा है तो तुम उस चीज़ से सीखो और धीरे धीरे ही बढ़ो, लेकिन बढ़ो, ठीक।